यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। लखनऊ के एसजीपीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के सम्मान में यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है, जबकि सोमवार को सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा कर दी गई है। तो नहीं रहे कल्याण सिंह। कल उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और प्रखर हिंदुवादी नेता के तौर पर वो जाने जाते थे। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन को उन्होंने धार दी और उसके बाद 2 बार वो यूपी के मुख्यमंत्री बने। लंबे समय से वो बीमार थे। कल उनका निधन हो गया और सोमवार को उनका अंतिम संस्कार होना है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को आज अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। पहले उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ मॉल एवेन्यू आवास पर ले जाया गया है। वहां उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उमा भारती, विनय कटियार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज उनके अंतिम दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में लिखा कि कल्याण सिंह जी का जनता से जादुई जुड़ाव था। यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दृढ़ निश्चयपूर्वक स्वर्ण राजनीति को आगे बढ़ाया और अपराधियों और भ्रष्टाचार के शासक को समाप्त किया। उन्होंने अपने द्वारा रखे गए कार्यालयों को सम्मानित भी किया गया। उनके निधन से सार्वजनिक जीवन में एक खालीपन आ चुका है। मेरी हार्दिक संवेदना। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी कल्याण सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन से आहत हूं। वो एक राष्ट्रवादी और एक अनुकरणीय नेता थे जो लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। मेरी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार और अनुयायियों के साथ हैं। पीएम मोदी ने भी कल्याण सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण सिंह जी जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। यूपी के विकास में उनका योगदान अमिट है। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति। भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में कल्याण सिंह जी ने अहम भूमिका निभाई। देश की हर पीढ़ी इसके लिए उनकी आभारी रहेगी। भारतीय मूल्यों से वे रचे बसे थे और अपनी सदियों पुरानी परंपरा को लेकर उन्हें गर्व था। कल्याण सिंह जी समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के करोड़ों लोगों की आवाज थे। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनगिनत प्रयास किए। उनका समर्पण और सेवा भाव लोगों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दुख जाहिर किया और लिखा कि कल्याण सिंह जी ने सदैव गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण और अधिकारों हेतु संघर्ष किया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा राष्ट्र हित और जन कल्याण को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कभी भी आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनके पुत्र राजवीर सिंह जी और परिवारजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना। ओम शांति। राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कल्याण सिंह जी के निधन से मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खोया है। उनके निधन से आई रिक्तता की भरपाई लगभग असंभव है। ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को दुख की इस कठिन घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करे। ओम शांति। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कल्याण सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया और उन्होंने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा हो चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता
बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दे और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दे। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी कल्याण सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया और पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया। प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कल्याण सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके निधन से आज हमने एक ऐसा विराट व्यक्तित्व खो दिया जिसने अपने राजनीतिक कौशल, प्रशासनिक अनुभव और विकासशील दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर अमिट छाप छोड़ी है। वे वंचित वर्ग के उत्थान और सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित रहे। और मेरा मानना है कि हम जैसे युवाओं ने उस समय बहुत कुछ उनसे सीखा। जब राम मंदिर की मूवमेंट चल रही थी उस समय उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ भी, वो साक्षी भी रहे, उनकी सरकार भी थी। मैं तो यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा धक्का जहाँ व्यक्तिगत तौर से मुझे भी लगा है, उनके परिवार से बहुत नज़दीकियाँ भी थी, वहीं पर पार्टी को भी उनके जाने का बहुत नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कल्याण सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सामाजिक न्याय के मसीहा कल्याण सिंह जी जैसे प्रखर वक्ता और दिग्गज नेता का जाना बीजेपी परिवार ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। ईश्वर उनकी आत्मा को समृद्धि दे। ओम शांति। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी ट्वीट में लिखा कि कल्याण सिंह जी का निधन भारत की राजनीति की अपूरणीय क्षति है। वे पिछड़े वर्गों के हमारे देश के कैसे कद्दावर नेता थे जो सर्वजन समाज के भी नेता थे। उन्होंने अपनी राजनीति के लिए चापलूसी और साजिश का नहीं बल्कि सिद्धांत और साहस का रास्ता चुना। नेता बनाए नहीं जाते, उनका उद्धव होता है। राज्यवर्धन सिंह ने भी ट्वीट में लिखा, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र और धर्म के प्रति समर्पित रहा। प्रभु श्री राम उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। वहीं रविशंकर प्रसाद ने भी कल्याण सिंह को याद किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा,
कल्याण सिंह जी ने भाजपा को नई ऊंचाई दी। वो उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को सक्रिय नेतृत्व दिया। मुझे उनका बहुत स्नेह मिला। आज बहुत दुखी हूं ये जानकर कि वो अब नहीं रहे। परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कल्याण सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के निधन की बेहद दुखद खबर मिली। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कल्याण सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया। विकास की गंगा सब तक पहुंचाने वाला नेता इस रूप से कल्याण सिंह जी को हम देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ये कल्याण सिंह जी ने किया है। ऐसे कल्याण सिंह जी का हमारे बीच से जाना ये बहुत ही दुखद है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आत्मिक भाव से, एक अभिभावक भाव से मुझे उनके साथ, जब मैं राजस्थान के गवर्नर, मैं भी राजस्थान से हूँ, राजस्थान के गवर्नर के रूप में जब मैं गया और उन्होंने कहा कि नाश्ता आज तुम मेरे साथ करोगे, आप समझिए कि ऐसे खिलाते थे जैसे एक पिता अपने बच्चों को कहता है ये भी खाइए, इतना खाइए, ऐसे खाइए। और जो लोग उनसे मिल के आते थे एक खुशी लेकर आते थे कि हम अपने नेता से मिले हैं, अपने अभिभावक से मिले हैं। मैं समझता हूँ ये एक राजनीतिक क्षति तो है ही। वह राजनीति के एक आदर्श पुरुष थे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए सरकार बलिदान करना स्वीकार हुआ, लेकिन किसी राम भक्त को खरोंच ना आने पाए। यहाँ तक उन्होंने जो कदम उठाने का साहस दिखाया है, राम जन्मभूमि मंदिर के साथ बाबूजी भी सदा अमर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी मंत्री के तौर पर उन्होंने जो अपने इस कार्यकाल में एक आदर्श स्थापित किया है, वो आज भी हम सब सरकार में हैं। आज भी उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता ही हमारे प्रेरणा का केंद्र है, हमारे वो आदर्श हैं। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित। भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। भारत के अमित खत्री ने नैरोबी में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर रेस वॉक में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में भारत ने पहली बार इस इवेंट में पदक जीता है। यूपी के इटावा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। ब्रजेश चौहान नाम के इस बदमाश पर 25,000 रूपए का इनाम था। मुठभेड़ के समय गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इलाज के समय एक लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। आरोपी की तबीयत बिगड़ने के बाद इस लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन काफी देर बाद भी कोई डॉक्टर उसे देखने नहीं पहुंचा, जिससे उसकी मौत हो गई। बिहार के भोजपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला किया गया, जिसमें 4 पुलिस वाले घायल हो गए। हमले का आरोप खनन माफिया पर लगा। वहीं कुछ ग्रामीणों ने उल्टे पुलिस वालों पर ही उनके घरों में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। यूपी के हमीरपुर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में रेत निकालने के काम में जुटी 3 गाड़ियां फंस गई। इस बात की जानकारी मिलते ही कुछ लोग वहां पहुंच गए और काफी कोशिशों के बाद इन गाड़ियों के ड्राइवरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यूपी के जौनपुर में एक बच्चे की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पति से विवाद के बाद इस महिला ने अपने बच्चे की हत्या कर दी और उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद वहां फंसे भारतीयों को निकालने का काम और तेज हो चुका है। काबुल से 222 और भारतीयों की वतन वापसी हुई है। इन लोगों को 2 विमानों के जरिए भारत लाया गया। तजाकिस्तान के दुशांबे से 87 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। इनमें 2 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। इन सभी लोगों को पहले काबुल से तजाकिस्तान ले जाया गया था। वहां से एयर इंडिया के विमान के जरिए इन लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया। भारत सरकार लगातार इसी कोशिश में लगी है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द देश में सुरक्षित वापस लाया जाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!
एक तरफ जहां तजाकिस्तान से भारतीयों को वापस दिल्ली लाया गया, वहीं दोहा से भी 87 भारतीयों को दिल्ली लाया गया है। एयर इंडिया के विमान से इन लोगों को दिल्ली लाया गया। पहले इन लोगों को काबुल से दोहा ले जाया गया था, जहां से सुरक्षित वापस भारत लाया गया। ये लोग काबुल में तालिबान राज के बीच फंसे हुए थे। तो भारत का मिशन काबुल जारी है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिगो का विमान 135 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंच चुका है। यह विमान कतर की राजधानी दोहा से 135 भारतीयों को लेकर आया है। इन लोगों को पहले काबुल से निकालकर दोहा पहुंचाया गया था, जबकि दूसरा विमान तजाकिस्तान से 87 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा है। इस विमान में 2 नेपाली नागरिक हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे। वहीं अफगानिस्तान के सांसद नरेंद्र सिंह खालसा ने वहां रहने वाले हिंदुओं और सिखों को भी काबुल से सुरक्षित निकालने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। इंडिया सरकार को, खुसूसन मोदी जी को और वज़ीर ख़ारजा को, इंडियन एयरफोर्स को, पुनीत जी को तो जो बड़े बुरे वक्त विचकार साढ़े नाल इन्होंने हमकारी की थी। तो बुरे वक्त विचकार साढ़े ये लोग खड़े होके साढ़े 24 बंदे जो सन उन्हें निकल गए हैं और बाकी मानदा संगत साड़ी काबुल में रह रही है। उम्मीदवारों के जो बाकी वाले संगत रह रही है उन्होंने वास्ते भी उपराला किया जाए। अफगानिस्तान की एक और सांसद अनारकली कौर ने भी सिखों और हिंदुओं को काबुल से सुरक्षित निकालने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद बोला। Thank you very much, Government of India, Narendra Modi ji, Ministry of External Affairs, Indian Air Forces, Puneet Singh Chandok, for lifting us from Kabul and saving my life. इसी बीच अफगानिस्तान के मौजूदा हालात ने पूरे हिंदुस्तान की सांसों को हलक में अटका रखा है। भारतीय वायुसेना अलर्ट पर है और मिशन काबुल पूरे शबाब पर है ताकि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकाला जा सके। इसी बीच एक खबर ने सामने आकर सभी को बुरी तरह डरा दिया है। वहां भारतीयों को अगवा कर लिया गया, मगर वक्त रहते ये खबर गलत साबित हुई। लेकिन न्यूज़ 18 को तालिबान के जुल्मो सितम का चश्मदीद मिली, जो अफगानिस्तान रेडियो टीवी में एंकर हैं, और उन्होंने जो अपनी दास्तां सुनाई तो रोंगटे खड़े हो गए। भारत का मिशन काबुल, इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन तेज, हवाई अड्डे के बाहर अफरा तफरी मची, भारतीयों के अगवा होने की खबर गलत, अफगानिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दिल दहला रही हैं। हर एक तस्वीर की तह में कई कई दास्तां कैद है और हर एक दास्तां रूह कपा देती है। और टीवी के पर्दे पर जैसे ही ये तस्वीरें उभरती है, हिंदुस्तान के भीतर लोगों का दिल धड़कने लगता है। उन तमाम हमवतन भारतीयों के लिए जो इन बिगड़े हालात में अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार की कोशिशें जारी है। न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक भारतीय वायुसेना का एक C-130J विमान 85 से ज्यादा भारतीयों को लेकर काबुल से निकला। भारतीय वायुसेना के विमान C-130J ने अफगानिस्तान से 85 भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए आज सुबह काबुल से उड़ान भरी। सूत्रों ने बताया कि विमान ईंधन भरवाने के लिए ताजिकिस्तान के दुशांबे में सुरक्षित रूप से उतरा। भारत सरकार ने भी अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी का भरोसा दिया है और काबुल में भारत सरकार के अधिकारी वहां फंसे लोगों की हर संभव मदद करने में जुटे हैं। सूत्रों ने कहा है कि इस समय काबुल में हवाई अड्डे के बाहर अफरा तफरी मची हुई है और सरकार का ध्यान ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को हवाई अड्डे के अंदर लाकर सुरक्षित रखने पर है। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग अपने लोगों को वहां से शांति से वापस ला पाएंगे
और इसमें हमको किसी की मदद की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको पता है कि अमेरिका वहाँ पर अभी पूरा 100% विड्रॉ नहीं कर चुका है, तो वो तो सिक्योर करेगा ही करेगा काबुल एयरपोर्ट को, और दूसरा कोई जगह है नहीं जहाँ से लोग आ सकते हैं। लेकिन मैं नहीं देखता हूँ कि कोई ज़्यादा दिक्कत अपने लोगों को वहाँ से एक्सट्रिकेट करने में होने वाला है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि भारत ने सभी डिप्लोमेटिक स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, लेकिन युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के कई शहरों में लगभग 1000 भारतीय नागरिक अब भी फंसे हुए हैं। वे कहां और किस हाल में हैं, ये पता लगाना एक चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि उसमें से सभी ने दूतावास में अपना पंजीकरण नहीं कराया है। इसी बीच काबुल से बड़ी संख्या में भारतीयों के अगवा किए जाने की खबर उड़ी और देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद खबर सामने आई कि काबुल में सभी भारतीय सुरक्षित हैं। भारत सरकार के सूत्रों से जानकारी मिली है कि काबुल एयरपोर्ट के पास भारतीयों को अगवा किए जाने की खबर पूरी तरह गलत साबित हुई। तालिबान ने भी काबुल एयरपोर्ट के पास भारतीयों को अगवा किए जाने की खबर का खंडन किया। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर एंट्री से पहले पासपोर्ट जांच के दौरान तालिबान ने सुनिश्चित करना चाहा कि कोई भी अफगान नागरिक एयरपोर्ट के अंदर ना जा पाए। इसी वजह से कुछ गलतफहमी हुई। सर यहीं पे है, अभी भी हम एक लोकेशन है, उसको बोलते हैं यहाँ पे, शायद इसका नाम पता तारा खेल है। अच्छा, यहाँ पे इनका एक चेक पॉइंट है, वहीं पे लेके गए थे। तो कितने लोग हैं आपके साथ में? लगभग हम 150 के ज्यादा ही हैं। फीमेल्स को इन्होंने स्टैंड ऑफ किया, फीमेल्स को इन्होंने भेज दिया। अच्छा, लेकिन अभी मेल्स हैं, आप इनको लंच करा रहे हैं। तो आपको कहा कि इसके बाद आपको वापस एयरपोर्ट भेजेंगे? जी 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 जी। सूत्रों के मुताबिक काबुल के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट का संचालन मुश्किल साबित हुआ है, इसीलिए भारतीय वायुसेना स्टैंड बाय पर है। एक अनुमान के मुताबिक 400 से ज्यादा भारतीयों को निकालने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सटीक आंकड़ा फिलहाल साफ नहीं है। इस बीच तालिबान का पाखंड भी धीरे धीरे सामने आने लगा है। सभी को माफी की बात कहने और महिलाओं को काम करने का पूरा मौका देने की बात करने वाले तालिबान का असली चेहरा अब सभी के सामने आ चुका है, क्योंकि तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के बाद वहां के टीवी चैनल में काम करने वाली महिला एंकरों को दफ्तर आने से रोक दिया है। न्यूज 18 ने अफगानिस्तान के सरकारी न्यूज चैनल रेडियो टीवी अफगानिस्तान की महिला एंकर खदीजा अमीन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। एक रिपोर्ट के लिए बाहर गई थी, क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट बनाना था, लेकिन 2 घंटे में सब कुछ बदल गया। ऑफिस से मुझे कॉल आया और मुझे कहा कि उन लोगों ने कि खदीजा प्लीज ऑफिस मत आइए, बिकॉज सिचुएशन अच्छा नहीं है, बहुत सब लोगों को घर जाना है। तालिबान की दहशत की वजह से मची अफरा तफरी के बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। कुछ दिन पहले तालिबान के खौफ से मजबूर एक मां अपनी बच्ची को एयरपोर्ट की दीवार की दूसरी ओर मौजूद सैनिक को सौंपते नजर आई थी, जिसके बाद लोगों ने बच्ची की सलामती की चिंता जाहिर की थी। अब उस बच्ची का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तुर्की सेना के जवान उसकी देखभाल करते दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि इस तुर्की सेना के जवानों ने इस बच्ची को उसके पिता को सौंप दिया है। बहरहाल हालात हर गुजरते पल के साथ साथ और भी ज्यादा खराब होने लगे हैं और तालिबान के खिलाफ बगावत ने भी हालात को अब और ज्यादा डरावना बना दिया है। जंग के इस मंजर में हर कोई बस अफगानिस्तान की जमीन को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहता है और ये जद्दोजहद किसी जंग से कम नहीं। अमृतसर में पुलिस ने ड्रग्स की खेप बरामद की। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने भारत पाकिस्तान सीमा पर 40 किलोग्राम ड्रग्स की खेप बरामद कर ली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस ड्रग्स की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए आंकी गई। यूपी के महाराजगंज में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की 16 बाइक भी बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अलग अलग जगहों से बाइक चोरी करते थे और उसे नेपाल में बेच देते थे। बिहार के सुपौल में अचानक एक बाइक में आग लग गई। इस बात की जानकारी बाइक सवार को तब लगी जब सड़क किनारे खड़ी महिलाओं ने उसे बताया, जिसके बाद बाइक सवार ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। तमिलनाडु सरकार ने कुछ ढील के साथ 6 सितंबर तक के लिए राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया। साथ ही सरकार ने 50% क्षमता के साथ सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दे दी है। कुछ
गुजरात के राजकोट में 5 महीने की बच्ची की कोरोना से मौत के बाद हड़कंप मच गया। बताया गया कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के समय उसकी मौत हो गई। दिल्ली की जंतर मंतर पर प्रदर्शन के समय भड़काऊ नारे लगाने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सुशील तिवारी है और वो लखनऊ का रहने वाला है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से कुछ डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मालूपाती गांव के नजदीक एक पहाड़ टूटने से हड़कंप मच गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पहले तो पहाड़ से मिट्टी और छोटे पत्थर खाई में गिरते दिखे। देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा भाग 2 हिस्सों में बंट गया और पलक झपकते ही दोनों हिस्से टूटकर खाई में जा गिरे। इसको देखकर लोग खौफ से भर गए। बताया गया कि इस पहाड़ का एक हिस्सा पहले ही टूट चुका था और बाकी बचा हिस्सा सुबह टूटकर गिर गया, जिससे मालूपाती गांव को खतरा पैदा हो गया। उधर पौड़ी में भी बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का मलबा आने से रास्ता बंद हो गया। वहां से सामने आई तस्वीर में पहाड़ की मिट्टी हाईवे पर गिरती दिखी, जिसकी वजह से इस हाईवे पर कई गाड़ियां फंस गई। बिहार में एक बार फिर नदियों के उफान पर आने से राज्य के कुछ जिलों में बाढ़ ने फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जो जिले इस वक्त बाढ़ की मार से सबसे ज्यादा बेहाल हैं, उनमें बगहा भी शामिल है। जहां सिंघ और सुखावड़ा नदियों के उफान पर आने से कई गांव टापू में तब्दील हो गए और लोगों के सामने जान बचाने का संकट खड़ा हो गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक ऑटो को धक्का देकर पानी की तेज बहाव से बाहर ले जाते दिखाई दिए। जिस वक्त ये ऑटो नदी में फंसा, पानी की रफ्तार काफी तेज थी, लेकिन गनीमत रही कि ये लोग ऑटो को बाहर निकालने में सफल रहे। इसी तरह एक दूसरी गाड़ी भी नदी में फंसी नजर आई, जिसमें महिलाओं समेत कई लोग सवार थे। लिहाजा जान बचाने के लिए कुछ लोग फौरन गाड़ी से नीचे उतरे और उसे धक्का देकर किनारे की तरफ ले जाते दिखाई दिए। उधर छपरा जिले से भी कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां गंगा नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से कई पंचायतों की सूरत ही बिगड़ गई। जिन रास्तों पर कभी गाड़ियां चला करती थी, वहां नावें चलती दिखाई थी, जबकि रिहायशी और सरकारी इमारतों में भी बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ कर्मचारी पानी के बीच अपने दफ्तर में काम करते नजर आए, जिन्हें अब आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का रक्त चरित्र क्या है, वो किस तरह आतंक की मिसाल कायम करना चाहता है, इसके गवाह भारत में भी है। दिल्ली में रहने वाली एक अफगान महिला ने न्यूज 18 को खुलकर तालिबान की क्रूरता और कायरता की कहानी बयां की। मुस्कान नाम की महिला पुलिस में काम करती थी, लिहाजा उसे तालिबान के खौफ से देश छोड़ना पड़ा। लेकिन मुस्कान ने तालिबान का जो क्रूर चेहरा बयां किया, वो किसी का भी खून खौला देने के लिए काफी है। वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं, या तो उठा के लेके जाते थे या कि आके सर पे गोली मार देते थे, बस डायरेक्टली शूट करते थे। जैसे कि एक लड़की को कल लेके उठा के लेके गए हैं और अभी शुरुआत है, अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, डे बाय डे दे विल चेंज। वो लोग यही चाहते हैं कि हमें लड़की चाहिए हर घर से। तालिबान जो दुनिया के सामने पेश कर रहा है वो मुखौटा है, उसका असल चेहरा ये है जो अफगानिस्तान की रहने वाली मुस्कान बता रही है। तालिबान की यातनाएं उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। मुस्कान अफगानिस्तान पुलिस में काम करती थी और काबुल में तैनात थी। तालिबान की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उनके खौफ से मुस्कान को अपनी नौकरी ही नहीं, देश भी छोड़ना पड़ा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हम वहाँ पे थे, हमारे लिए बहुत वार्निंग आते थे कि अब अगर काम पे जाए, आपके फैमिली खतरे में है, आप लोग खतरे में हैं। लेकिन वार्निंग के बाद एक बार वार्निंग दिया और उसके बाद वार्निंग भी नहीं देते थे, या तो उठा के लेके जाते थे या कि आके सर पे गोली मार देते थे, बस डायरेक्टली शूट करते थे। मुस्कान तालिबान से हजारों किलोमीटर दूर है। देश छूट गया, लेकिन मन में बैठा डर पीछा नहीं छोड़ता। उनके साथ काम करने वाली एक महिला के साथ जो कुछ हुआ, उसे देखकर मुस्कान ने तय कर लिया कि जान बचानी है तो देश छोड़ना ही होगा। 1 महीने बाद जो, या तो 20 दिन के बाद जब उनको डेड बॉडी मिली, तो उसके बाद वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं। ये नहीं कि वो अलाइव है कि वो मतलब मर चुके हैं, वो डेड बॉडी के साथ भी रेप करते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों का इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये एक्सपीरियंस यही है कि जब लोगों को मिला, उसके बाद जब ये गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद थे,
फिर भी ये लोग उसको किडनैप करके उसके बाद घर पे डेड बॉडी दिया और बोला कि अगर कोई लड़की पुलिस में काम किया या तो गवर्नमेंट के साथ यही हालत होगी उसके साथ भी। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने से हर वो अफगानी खौफजदा है जिसके घर बेटी है, क्योंकि ये जानते हैं कि तालिबानी दरिंदों के पंजों में बेटियां अगर फंसी तो बर्बाद हो गईं। बस वो लोग यही चाहते हैं कि हमें लड़की चाहिए हर घर से, या तो हमें लड़की दे दे या तो पूरे फैमिली मर जाते हैं। अभी काबुल में कितने लोग आए हुए हैं प्रोविंस से, उनसे अगर आप लोग पूछे कि क्यों आए, ये यही बताते हैं कि एक मम्मी ने बताया कि मेरा 18 साल का लड़की उन्होंने मेरे सामने उठा के लेके गए, अभी मैं आई हूँ और मेरे लड़की को कुछ नहीं पता। 10 साल 12 साल लड़कियों के लेके उठा के लेके जाते हैं। कल एक लड़की लापता है अभी तक कि वो किधर है, कहाँ है, तालिबान ने लेके गया है। ये मीडिया के सामने बोला है कि हमने चेंज हुआ है, हम कुछ नहीं करते। ये बस एक दिखावट है, जैसे कि एक लड़की को कल लेके उठा के लेके गए हैं और अभी शुरुआत है। अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, डे बाय डे दे विल चेंज। तालिबान आज जितना भी ताकतवर है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। नतीजा अफगानिस्तान की जनता भुगत रही है। तालिबान तो छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शता। लड़कियों को दवाई देते थे, बेहोश करते थे, फिर उसके बाद ताबूत में रखते थे जैसे कि डेड बॉडी है और पाकिस्तान के तरफ लेके जाते थे। तालिबान के आतंक और जुल्मों से परेशान होकर अहमद और उनकी बहन ने अपने पिता के साथ 2018 में देश छोड़ दिया और दिल्ली आ बसे। उनके पिता को अफगानिस्तान पुलिस की नौकरी करने की सजा उन पर 3 गोलियां बरसा कर दी गई। मेरा पापा के गोली मार दिया सर पे, फिर उधर बहुत ज्यादा सब जान का खतरा है ना, मेरा भैया बहन सब उधर जान का खतरा है, इसके खातिर में इधर। अफगानिस्तान की सेना हो, पुलिस या फिर सरकार के साथ काम करने वाले इस वक्त तालिबानियों के निशाने पर हैं। वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार रहे हैं। अहमद के मामा को भी देश की सेवा करने की सजा मौत के रूप में दी गई। वो क्या मर गया, वो मेरा मामा उसका तालिबान मार दिया। तालिबान ने मार दिया? कैसे मारा? 1 महीना होगा। क्या 1 महीने पहले मारा आपके मामा को? कैसे? वो आर्मी था ना, वो आर्मी था, डॉक्टर भी था। हाँ। तो कैसे मारा मामा को, क्या हुआ था, वो पूरा वाकया बताइए। वो भी आर्मी था, इसलिए वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था ना मेरा मामा, इसलिए तालिबान लोग इसको 5 गोली मार दिया। अब 1.5 महीने पहले शहीद हो गया वो, इसलिए तो मेरा और मामा जो है ना अफगानिस्तान पे, वो ये कह रहा कि हम भी अगर हमारे लिए भी मौका मिल गया तो हम भी या तुर्की या ताजिकिस्तान या इंडिया पे आएंगे। अब पता नहीं उनका फ्यूचर क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूचर तो अभी तक पता नहीं कैसा है। 3 साल से दिल्ली में रह रहे अहमद और उनकी बहन को अपना भविष्य अंधकार में दिखता है। दोनों अब भारत या किसी दूसरे देश में पनाह चाहते हैं।